आज की हमारी क्लास व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है, इस पर होगी। समाजशास्त्र में जब हम अनुसंधान और सर्वेक्षण की प्रविधियों को अपनाते हैं तो अनुसंधान और सर्वेक्षण की इन प्रविधियों में हमें वैज्ञानिक तरीकों के साथ कार्य करना पड़ता है। ये वैज्ञानिक तरीके जिनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं, इन वैज्ञानिक तरीकों में विज्ञान के गुणों का समावेश जब होगा तो हमारे अध्ययन को एक नई तार्किक दिशा प्राप्त होती है। समाज विज्ञान, जिसमें समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अन्य सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए विषय शामिल होते हैं, इसमें वैज्ञानिकता आवश्यक होती है। कक्षा 9, 10, 11 में जब हम सामान्य विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं तो विज्ञान के गुण के बारे में हमें केवल यही जानकारी मिलती है, विज्ञान वो है जो किसी भी अध्ययन को एक व्यवस्थित तरीके के साथ, गुणवत्तापूर्ण तरीके के साथ करने में काम में आता है। इसमें हम प्रयोग करते हैं, तार्किकता का समावेश करते हैं, कार्य कारण संबंधों को जानकर इन संबंधों के आधार पर नए तर्क, नए सिद्धांत बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। विज्ञान न केवल सिद्धांतों का निर्माण करता है, बल्कि विज्ञान के माध्यम से हम पहले से जो प्रचलित सिद्धांत पाए गए हैं उनका भी परीक्षण कर सकते हैं। विज्ञान के अर्थ में जब हम विशिष्ट रूप से समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र में विज्ञान का मतलब है कि जो सामाजिक संबंध हम देख रहे हैं, व्यवहार में लोगों के साथ हम अंतःक्रिया कर रहे हैं, क्या इनकी प्रवृत्ति एक जैसी है? क्या इसको एक वैज्ञानिक जामा पहनाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनता है। विज्ञान के माध्यम से जब हम सामाजिक संबंधों में तार्किकता, कार्य कारण संबंध डालने का प्रयास करेंगे तो हमें परिणाम के रूप में वस्तुनिष्ठता प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठता यहाँ पे क्या है? हर चीज को, हर तथ्य को वस्तु मानकर अध्ययन करना। अगर आप उसमें व्यक्तिवादी सोच रखेंगे तो व्यक्तिवादी सोच रखने के आधार पर आप उसमें रूप, रंग, जाति, धर्म, लिंग देखकर प्रभावित हो सकते हैं। आप अपने मन के विचारों का प्रयोग करके पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सामान्य अध्ययन को भी अवैज्ञानिक बना सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठता के लक्ष्य तक यदि हमें पहुंचना है तो विज्ञान की सड़क पर चलना ही होगा। विज्ञान के मार्ग पे जाकर हम वस्तुनिष्ठता के एक श्रेष्ठ लक्ष्यों तक स्वयं को पहुंचा सकते हैं, और यही लक्ष्य का जो आधार है वो विज्ञान की उपस्थिति दर्ज करवाता है समाजशास्त्र में। एक उदाहरण है, हम 5 लोगों से कोई बात पूछें, 3 ने यस में कहा और 2 ने नो में कहा, हम डिस्कस कर निकालेंगे कि 60% उत्तरदाता किसी तथ्य के बारे में ये विचार रखते हैं। ये वैज्ञानिक आधार है। इस वैज्ञानिक आधार पर आप कोई भी कथन बना सकते हैं, उपकल्पना बना सकते हैं, और कोई भी सिद्धांत या प्रस्तावना जब बनती है या रिसर्च डिजाइन होता है तो उपकल्पना कथनों के रूप में होगी। ऐसे कथन जो किसी भी रिसर्च के करने से पहले बनाए जाएं और जिनको सिद्ध करने के आधार पर, जिनका परीक्षण करने के आधार पर हम एक सैद्धांतिक प्ररचना को बना सकें। इसलिए विज्ञान का समाजशास्त्र के अनुसंधान और सर्वेक्षण के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। अब प्रश्न उठता है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है? इसको यदि हम थोड़ा ऐतिहासिक आधार पर देखें तो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि इतिहास में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऋग्वेद, ये जो ऋग्वेद है इसमें विज्ञान शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था, और इस शब्द के उल्लेख होने के आधार पर ऋग्वेद में यह स्पष्ट किया गया कि यह संस्कृत के शब्द विज्ञानम, वी प्लस ज्ञा प्लस नम,
इसको ल्यूट कहा गया है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, विशेष अभिवृद्धि। जैसे वर्षा यह परिणाम है, इसे अनुभव करना ज्ञान है। बादल कैसे बना, बादल वर्षा में कैसे परिवर्तित हुआ, इसकी प्रक्रिया क्या रही होगी, ये बादल कहीं ज्यादा कहीं कम कैसे बरसते हैं, ये सभी ज्ञान यदि आपको हो गया, ये विशिष्ट ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, तो इसे हम विज्ञान कहेंगे। अर्थात आग के पास जाने पर हमारा हाथ जल रहा है, हमें आग महसूस हो रही है, ये जो प्रक्रिया है इसका आधार क्या है? आग जलाती क्यों है, बर्फ ठंडाई क्यों करती है? इस क्यूरियोसिटी के आधार पर यदि आप इसको जांचने की कोशिश करें, उसके मर्म तक पहुंचने की कोशिश करें, तो वही विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है। वी प्लस ज्ञान, वी यानी विशिष्ट, ज्ञान यानी जो हमें जानकारी मिल रही है, तो स्पेशल नॉलेज को ही हम समाजशास्त्र में साइंस मानेंगे। अगली कोटेशन के रूप में, अंग्रेजी का साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। इसका अर्थ है जानना, टू नो। विज्ञान को निश्चित शब्दों में परिभाषित करना कठिन है, किंतु अधिक रूप से यदि हम देखें, जिसे हम परिभाषा के रूप में इसकी व्याख्या को कर सकते हैं। टू नो, किसी भी नई चीज के बारे में जानना, यही विज्ञान है। विज्ञान किसी एक व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं होती। विज्ञान के माध्यम से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों के साथ जुड़ते हैं। यहाँ ज्ञान प्राप्ति समाज शास्त्र के क्षेत्र में हो सकती है, किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसकी अंतःक्रिया, उसके द्वारा बनाई गई संस्थाएं, उनके संदर्भ में भी इसका आधार हो सकता है। विज्ञान जो है ये लैटिन भाषा के शब्द स्किटना से बना है, SKIENTIA। स्किटिया जो है इसको हिंदी में कहेंगे विज्ञान और अंग्रेजी में कहेंगे साइंस, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। अब जानना किसके बारे में? एक लिफाफा जिसमें कोई सुगंध का स्प्रे किया हुआ है, और वो लिफाफा हमारे घर में बाई पोस्ट आता है। आपके पूरे परिवार के अंतर मन में एक क्यूरियोसिटी जागेगी, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आखिर इस लिफाफे में क्या है। चूंकि वो लिफाफा आपके घर में आया और आप उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपको अंदाजा है कि अभी बड़ी बहन की अपने एंगेजमेंट की है, हो सकता है हमारे घर के नए सदस्य जिया जी का लिफाफा आया होगा। तो आपकी रुचि क्या है कि लिफाफे में क्या भेजा गया है? कोई गिफ्ट है, कोई पत्र है, कोई ग्रीटिंग है, तो आपने बड़ी जिज्ञासा से, बड़ी भाव से उस लिफाफे को खोलने की इच्छा रखी, और खोलने के बाद देखा कि उसमें रियल में एक कोई कार्ड था। तो आप अपने आप को क्या कहेंगे कि देखो, हमें पहले से अंदाजा था इसमें क्या हो सकता है। लेकिन यही अंदाजा आपके पिताजी को नहीं होगा, आपके दादाजी को नहीं होगा, क्योंकि उनका वहां जानने का जो आधार है, वो लिमिट है, वो पहले खत्म हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, नए ज्ञान के आधार पर, नई चीज की जिज्ञासा के आधार पर आप कोई जानने का प्रयास करते हैं, तो ये विज्ञान के अर्थ में होगा। इसकी प्रकृति किसी भी वस्तु के बारे में व्यवस्थित ज्ञान के बारे में हो सकती है। इसकी प्रकृति में समस्त घटनाओं, उनके बारे में किए गए प्रयोग शामिल हो सकते हैं। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इन सभी निष्कर्षों के आधार पर एक सामान्य वैज्ञानिक प्ररचना का निर्माण करते हैं। इन वैज्ञानिक प्ररचनाओं से फायदा क्या है? वो बनता है आगे जाके सिद्धांत, और सिद्धांत के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही विज्ञान बन जाता है। जैसे मैं यहाँ कोटेट करूंगा छोटा सा उदाहरण संस्कृतिकरण का, जो कि समाज शास्त्र का है। आपको भली भांति समझ में आ जाएगा विज्ञान का क्या इसमें आधार है। एक विद्वान थे डॉक्टर M.N. श्रीनिवास। इन्होंने दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में रामपुरा नामक गांव में अध्ययन किया, रिसर्च की, साइंटिफिक तुलनात्मक। तो वह उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऊंची जातियों के प्रतिष्ठा, संस्कृति, व्यवहार को देखकर उनकी जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं।
उस प्रतिष्ठा की इच्छा में उन्होंने उन ऊंची जाति के लोगों को, प्रभु जाति के लोगों को, डोमिनेट कास्ट के लोगों को कॉपी करना चालू कर दिया। संयोग से वो ब्राह्मण थे, तो एम एन श्रीनिवास ने एक क्षेत्र के आधार पर जब अध्ययन किया, इसका नाम रख दिया ब्राह्मणीकरण। इस सिद्धांत नहीं बना, क्योंकि इसका परीक्षण बाकी था। अलग अलग क्षेत्रों में क्या सदैव ऐसा ही घटित होगा, इसके बारे में वो कह नहीं पाए, इसलिए उसका नाम शॉर्ट में रखा ब्राह्मणीकरण। अब उनके कदम बढ़े गुजरात की ओर। वहां उन्होंने देखा कि लोग कॉपी तो कर रहे हैं मगर ब्राह्मणों की नहीं, वहां कर रहे हैं पटेल, जो कि ओबीसी की डोमिनेट कास्ट है, पैसे वाली है, पॉलिटिकल अप्रोच है और वो सामाजिक प्रतिष्ठा भी रखती है। तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया पटेलीकरण। अब कहां तक नाम चेंज करोगे भाई? राजस्थान में तो राजपूत डोमिनेट निकले, हिमाचल में गुज्जर निकले, कश्मीर में पठान निकले, तो कहां कहां वो नाम बदलते। लास्ट में उन्होंने एक परिभाषा निकाली सब निष्कर्षों के आधार पर कि जब प्रभु जाति या उच्च जाति को देखकर उसकी जैसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए तुलनात्मक रूप से उससे निम्न जाति के लोग उसका जैसा बनने की इच्छा करते हैं, उसका जैसा बनने के लिए कॉपी करते हैं, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को बदलते हैं और नए क्षेत्र में उनके पूर्वज मानते हुए उनकी संतान होने का दावा करते हैं, ये वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने सिद्धांत बनाया और इसका नाम रखा गया वैश्वीकरण। इस अवधारणा में आपने समझा कि वैश्वीकृत दशाओं में ये संस्कृतिकरण का जो आधार बना, ये संस्कृतिकरण में एक विशेष प्रकार की संस्कृति को कॉपी करने की कोशिश की गई, यह ये आधार बना। शास्त्र में जब हम अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में से कोई अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन करने के आधार पर वो अध्ययन नए नए निष्कर्षों के आधार पर निकलता है। विज्ञान के सिद्धांत उन्हें नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं। ये इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था। अब इसकी हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइंस। हिंदी में या विज्ञान की परिभाषा को सामान्य हिंदी भाषा में हम किस तरह समझ सकते हैं? तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों के द्वारा वर्णित ज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं, जिसमें वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन। विज्ञान के बहुत से उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य क्रम से क्या है? नंबर 1, प्रकृति की कार्यशैली को समझना, उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना। विज्ञान क्या करना चाहता है कि कोई भी नेचर है, उसमें कोई घटना घटित हुई, उसका सिस्टम, वो कैसे उसका विधिवत कार्य प्रारंभ होगा, उसको समझना, उसकी व्याख्या करना। जैसे एक छोटा बच्चा जिज्ञासावश पूछे कि पापा ये भाप का इंजन क्या होता है, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे। आप पिक्चर में दिखाएंगे, देखो ये काले रंग का जो चित्र बना है ये इंजन है, इसमें धुआं निकलता है, यहाँ कोयला डलता है। और कभी अवसर लगा तो किसी रेलवे के बाल उद्यान में जहां पर इस तरह के डेमो रखे हो, वहां पर इंजन दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने 2 बड़े बड़े इंजन के प्रतिरूप रखे हुए हैं, इस तरह आप उसकी फोटो क्लिक करके या नेट पे सर्च करके बताएंगे बेटा ये इंजन है और ये पहले भाप का इंजन चलता था, आजकल डीजल का इंजन चलता है। तो आपने उसकी कार्यशैली के बारे में बताया, आपने उसकी पूरी व्याख्या करी। तो यहाँ विज्ञान उसके नेचर को, उसके सिस्टम को, कार्यशैली को बताने का कार्य करता है। नंबर 2, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करके या प्रकृति के नियमों का अध्ययन का प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर जानकारी प्राप्त करना। यानी कोई भी अध्ययन करें उसमें प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग करके प्रमाणित लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं और उन जानकारियों को प्राप्त किया जाता है जो प्रकृति के नियमों पर आधारित होती है। जैसे न्यूटन का नियम। न्यूटन जब किसी उद्यान में लेट रहा था, उसने देखा कि सेब जमीन पे आकर गिरा। अब ये सामान्य घटना थी। उसने उपकल्पना बनाई कि ये सेब आसमान में क्यों नहीं गया, ऊपर भी तो जा सकता था, ये दाएं बाएं भी जा सकता, नीचे क्यों आया? तब उसने ये चीज सोची होगी, तभी तो आगे जाके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना पाया। तो प्रमाण के आधार पर नवीन जानकारी प्राप्त करके विज्ञान सिद्धांत बनाने में भी कारगर होता है। अभी मैंने आपको समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण का उदाहरण बताया था, यह भी इसी सिद्धांत की एक पूरी प्ररचना है। तीसरा है विज्ञान के उद्देश्य में आवश्यक प्रयोग
प्रेक्षण लेना, उनके निष्कर्ष निकालकर उनका अनुप्रयोग करके प्रकृति पर नियंत्रण करना भी होता है। यानी नए नए एक्सपेरिमेंट करके उनको देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों का प्रकृति पर नियंत्रण कैसे होगा इसके संदर्भ में भी व्याख्या करते हैं। क्योंकि यह प्रयोग प्रकृति पर नियंत्रण के रूप में इस तरह होगा कि जैसे मान लीजिए कोई परमाणु परीक्षण हुआ, हमको पता है इसका प्रोसीजर क्या है, वो विस्फोट ना हो, हम उसके लिए पूरी एक सिस्टम बना देंगे कि भाई इसमें इस तरह की प्रक्रिया होगी, इसमें इस तरह का कार्य किया जाएगा, जो भी उनका एक सिस्टम है, और उसके अकॉर्डिंग इस मानव जाति को बचाने के लिए नियंत्रित दशाओं में विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे नेचर में जो पहले से विद्यमान है साधन, उन साधनों का, समस्याओं का निराकरण और उपयोग कैसे किया जाएगा, मानव जीवन को सुखद कैसे बनाया जा सकता है और उत्कृष्टता के साथ कैसे कार्य होगा, इन कार्यों के दृष्टि से विज्ञान कार्य करता है। नेक्स्ट है समाज में व्याप्त यानी जो पहले से विद्यमान है विभिन्न रीतियों, परंपराओं का वैज्ञानिक कारण जानना। अब यहाँ पर मैं एक समाज शास्त्रीय उदाहरण दे रहा हूं। हम हमारे घरों में देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के बुखार आ जाता है और वो बुखार 2-3 दिन तक नहीं टूटता और उसके शरीर पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट फुंसी जैसे चिन्ह बन जाते हैं, हमारी माताएं बहनें उसके बारे में निष्कर्ष निकालती है कि इसके तो छोटी माता का असर हो गया, बड़ी माता का असर हो गया। ठीक है, साइंस इसको टाइफाइड बोल दे या विशेष प्रकार की ज्वर बोल दे, लेकिन हमारी लोक क्रिया विधि ज्ञान के आधार पर वो छोटी बड़ी माता का ही प्रभाव माना जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ है कि विशेष अवसर पर ठंडा खाना खाना, माता की पूजा करना। अभी है तो ये ट्रेडिशनली, लेकिन इस रीति के पीछे, इस परंपरा के पीछे विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि रात को हम भोजन बनाते हैं, रात का भोजन सुबह ग्रहण करना, जो विशेषकर व्यंजन के रूप में हो सकता है, छाछ राबड़ी के रूप में हो सकता है, उसका एक प्रोसीजर है कि चाहे कितना ही आधुनिक व्यक्ति हो, अगर वो माता मानने के रूप में उस धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर ठंडे भोजन को ग्रहण करता है, तो हमारे शरीर के अंदर एक नई प्रकार के प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हो सकता है उस प्रक्रिया से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हो, या हमारे शरीर की एक परीक्षण की प्रक्रिया होती हो कि इस तरह का भोजन जाने पर क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यानी आपको बीमारियों से लड़ने का एक नया साधन मिल गया उस विशेष प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। इस लॉजिक को हमने धर्म का नाम दे दिया, और शायद साइंस भी कई जगह इसको मानती है कि इन प्रथाओं का, रीतियों का कहीं ना कहीं कोई महत्व होता है। इस अर्थ में विज्ञान जो है वो परिभाषा के रूप में कारगर होता है। अब प्रश्न उठता है, ब्रांचेज ऑफ साइंस, क्या सभी प्रकार के विज्ञान एक जैसे होते हैं या विज्ञानों के अंदर कुछ अलग अलग वर्गीकरण है? तो इसका प्रश्न का जवाब है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान पाया जाता है। इन्हें वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड करने का प्रयास भी किया गया है ताकि किसी भी अध्ययन को हम सुटेबल स्थिति में, सुविधाजनक स्थिति में कर सकें। सामान्यतः से प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तकनीकी में वर्गीकृत विज्ञान के रूप में समझ सकते हैं, परंतु वास्तविक विज्ञान का स्वरूप प्राकृतिक विज्ञान में ही ऐसा देखा जाता है, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो मोटे तौर पर एक तो होता है नेचुरल साइंस और दूसरा होता है प्योर ओरिजिनल सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ सकता है, लाइफ साइंस आ सकता है। फिजिक्स के अंदर निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होगा, केमिस्ट्री में हम तरह तरह के प्रयोग करेंगे, ट्राइटेशंस होंगी, पदार्थों की आणविक संरचना का अध्ययन होगा, भूगर्भीय में जियोलॉजिकल अध्ययन होंगे, आकाशीय एस्ट्रोलॉजिकल अध्ययन होंगे, गणित का प्रयोग होगा। और जीव विज्ञान का सिर्फ जहाँ प्रश्न है वहां पे बॉटनी, जूलॉजी के रूप में या तो हम पेड़ पौधों का, वनस्पति का या मानव का अलग अलग प्रकार से अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे साइंस के अंदर सजीवों के अध्ययन की श्रेणी में आता है। अब वैज्ञानिक जो विधि है, जो विज्ञान है, उस विज्ञान के अंदर अब किन किन तर्कों का प्रयोग कर सकते हैं, उन तर्कों के संदर्भ में
जब इसकी चर्चा करते हैं तो चाहे विज्ञान हो चाहे समाज विज्ञान हो, हमें वैज्ञानिक विधि में इन 8 प्रकार के कार्यों को करना ही पड़ता है। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ये 8 प्रकार की प्रक्रियाएं हमें अपनानी पड़ेगी। पहला है समस्या की पहचान करना। अब ये समस्या साइंटिफिक तरीके से ये भी हो सकती है कि रॉकेट ऊपर ही क्यों गया, साइंटिफिक आधार पर यह भी हो सकती है कि समुद्र में जीव जंतु पानी में कैसे सुरक्षित रहते हैं, और समाज विज्ञान में हम समझ सकते हैं कि जहां भी शोषण होगा वहां संघर्ष होगा, और ये संघर्ष क्यों हो रहा है इस समस्या की हमें पहचान करनी है। यानी कोई भी विषय बिंदु बनाकर जब आप वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे आपके सामने सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड, परिकल्पना बनाना। उस विषय की व्याख्या करने के लिए, उस विषय को भली भांति समझने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का अर्थ होता है कोई भी अध्ययन उसको करने से पहले कुछ काल्पनिक कथन बना लेना, क्योंकि जब उन कथनों का हम परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तभी हम उस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि उन कथनों के माध्यम से किस तरह का अध्ययन किया गया। अब हमारे पास समस्या भी है, नंबर 2 हमने उस पर कथन भी बना लिए। अब हमको करना है डेटा कलेक्शन। अब ये डेटा कलेक्शन चाहे वह इंटरव्यू से करो, चाहे ऑब्जर्वेशन से करो, चाहे आप प्रश्नावली या अनुसूची का प्रयोग करो, किसी भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाते हैं। आंकड़े एकत्रित करना और परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना दोनों में थोड़ा फर्क है, इसको स्पष्ट समझें। देखिए, परिकल्पना वही होनी चाहिए जिसका आप टेस्ट कर सके। कल को आप बैठे बैठे ये कहते हैं कि मुझे स्वप्न में आज स्वर्ग दिखा और स्वर्ग में तो बड़े आनंद है, वहां तो ये अच्छा होता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति की अच्छा हमको भी दिखा दे वो आनंद, क्या उसको दिखा सकते हो? क्या उस कल्पना का परीक्षण कर सकते हो? वो संभव नहीं है। हाँ, अगर इसकी जगह ये कहा जाए कि भाई मैं दिल्ली की फला जगह घूमने गया और उस रेस्टोरेंट में मुझे ये सुविधा मिली, तो दूसरा व्यक्ति भी उस रेस्टोरेंट में जाकर उस सुविधा का लाभ लेकर अनुभव ले सकता है कि क्या वास्तव में वो सुविधा मिली है या नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में जो एग्जामिन किया जा सके ऐसे ही कथनों को हम बनाते हैं। डेटा कलेक्ट, जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके बाद उन उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है विज्ञान के अंदर, वैज्ञानिक पद्धति के रूप में। कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते वो बाल विवाह करते हैं, ये कथन है। और सपोज आपने जब अलग अलग जगह अध्ययन किया और 98% ये निकला कि अशिक्षित लोग बाल विवाह ज्यादा करते हैं, तो आपने परिकल्पना का परीक्षण करके क्या परिणाम निकाला कि भाई अधिकांश लोग जो अशिक्षित है वो बाल विवाह के प्रति सजग है, बाल विवाह अधिक करते हैं। उनकी दृष्टि में कानून कोई चीज नहीं, उनको तो अपना बाल विवाह करना, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, आज पैसा है वो शादी कर देंगे। अब इस तथ्य की आप परीक्षा भी कीजिए, हो सकता है राजस्थान के साइंस में आपको एक कारण निकला हो, लेकिन महाराष्ट्र में कारण दूसरा है। हो सकता है वहां पे कानून व्यवस्था इतनी बेकार हो, लचर हो कि माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में असक्षम हो और वो सोचते हैं कि छोटी उम्र में शादी कर दो, जिस घर में जाएगी वो उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो वहां पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक नया कारण निकल के आया। तो अलग अलग तथ्यों पर आप इसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद किसी भी अध्ययन को जो आप प्रारंभ कर चुके थे उसके बारे में सिद्धांत बनेगा, और सिद्धांत को सामान्यीकृत करना है, यानी अलग अलग क्षेत्र में चेक करना है, तो हम समझ सकते हैं कि ये विज्ञान का गुण बन जाएगा। देखिए, इस पूरे अध्ययन के अंदर हमने देखा कि विज्ञान एक व्यवस्थित तरीके से किया गया अध्ययन है। इस अध्ययन में प्रयोग होता है, कोई उपकल्पना या कथन बनाकर उस प्रयोग को हम सार्थक सिद्ध करते हैं। प्रयोग करने के बाद अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में जाकर उसका हम परीक्षण भी करते हैं, और परीक्षण करने के बाद हम उसमें ये ऑब्जर्व करते हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसका मुख्य कार्यकारी वाक्य क्या बना, और इस कार्यकारी वाक्य के आधार पर हम उसमें भविष्य के दर्शन के हिसाब से, भविष्य के अध्ययन के हिसाब से एक नई प्रकार की प्रक्रिया, नए प्रकार के सिद्धांत को बनाने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र में विज्ञान का प्रयोग होने के बाद ही हम अवलोकन, साक्षात्कार, अंतर्वस्तु विश्लेषण, एकल अध्ययन पद्धति व अन्य
अलग अलग प्रकार की पद्धतियों का अध्ययन कर सकते हैं, जो अध्ययन हमें विशेष प्रकार के निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। देखिए, एक बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा कि राम जी का धनुष आकाश में बन गया। जब हम छोटे थे तो शायद हम भी उसे राम जी का धनुष समझ रहे थे, उस इंद्रधनुष को, लेकिन आज हम भली भांति समझ चुके हैं कि वो इंद्रधनुष बारिश में ही बनता है और सूर्य की अल्ट्रावायलेट लाइट्स की वजह से मानसून आने पर जब वायुमंडल चेंज होता है या परिवर्तन होता है, बादल होते हैं, तो वो चीज दिखाई देती है। आज हम उसका लॉजिकली जानते हैं। तो एक बच्चे और बड़े होने के बीच में जो हमारे ज्ञान बढ़ा, ये हुआ हमारी वैज्ञानिक प्रकृति। आज हम विज्ञान को शामिल करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। इस अर्थ में विज्ञान का न केवल समाजशास्त्र के क्षेत्र में बल्कि अन्य समाज विज्ञानों में भी विशेष योगदान है, क्योंकि तार्किक आधार पर, प्रयोग के आधार पर जब तक हम किसी घटना का परीक्षण नहीं करेंगे, घटना के मर्म तक, उसके आंतरिक कार्य कारण संबंध तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इसके बारे में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हमारे इस टॉपिक में विज्ञान क्या है, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगली क्लास में मैं वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति के क्या चरण हैं और उसमें क्या विशिष्ट गुण होता है, उसको व्याख्यात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक उदाहरण के साथ अपनी क्लास समाप्त कर रहा हूं। एक शब्द है संगठित संशयवाद। किसी भी घटना के बारे में अगर अकेले व्यक्ति को कोई संशय होता है तो फिर वो व्यक्तिगत हो सकता है, मगर एक ही घटना 10 लोग देख रहे हैं और 10 लोगों के द्वारा उस घटना के माध्यम से एक ही प्रकार का संशय, कंफ्यूजन पैदा हो और उसका परीक्षण प्रारंभ हो जाए, इट मीन्स ये संगठित संशयवाद विज्ञान का वो धरातल है जिस पर तर्क की, सिद्धांत की एक बुलंद इमारत खड़ी होती है। क्योंकि जब तक हम हर चीज को जो का त्यों स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखेंगे, हम नवीन ज्ञान में प्राप्ति नहीं करेंगे। आपसे कह दिया गया 2 और 2 4, आपने मान लिया, 2 और 3 4 तो भी मान लिया, तो गलत है ना। 2 और 3 को जोड़ के देखो 5 होते हैं, तो आप तर्क करिए भैया ये तो 5 हो गए। अगर आप हर चीज को, समाज में होने वाली हर घटना को जो कि त्यों घटित होते स्वीकार कर लेंगे, तो फिर नया ज्ञान कहां से आएगा। तो नया ज्ञान होने के लिए संगठित संशयवाद। आपके मन में कंफ्यूजन होने चाहिए हर चीज के बारे में, ठीक है। वो कहता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर कोई चीज सत्य तो सत्य रहेगी और असत्य तो असत्य रहेगी, परीक्षण हो जाएगा। यही उपकल्पनाओं का परीक्षण होता है। शेष अगली क्लास में आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको लिंक कर दूंगा ग्रुप में, आप उसको लेकर उससे नोट्स भी बना सकते हैं। कल मैं वैज्ञानिक पद्धति के बारे में चर्चा करूंगा।